हेलो फ्रेंड्स। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आप किसी भी बैंक के खिलाफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपनी शिकायत कैसे भेज सकते हैं। देखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैंने इस पोस्ट की एक लिंक दी है। वैसे तो ये इलाहाबाद बैंक का पोस्ट है, पर जो डिटेल्स इस पेज पे दी हुई है वो किसी भी बैंक के लिए काम करेगी। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए, जो दी हुई लिंक है उस पर क्लिक कीजिए और आप इस पोस्ट पे आ जाएंगे। आप इसको पूरा ध्यान से पढ़िए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आप कैसे किसी भी बैंक के खिलाफ अपनी कंप्लेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर करा सकते हैं। तो मैं ये बोलूंगा कि ये जो पोस्ट है आपके लिए रेफरेंस पोस्ट रहेगी, भले आप किसी भी बैंक के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाएं। देखिए, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको और चीजें बताना चाहूंगा कुछ। देखिए, क्या होता है, कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो बैंक में जाके उनके खुद रूल्स नहीं मानते और उनको लगता है कि बैंक उनके साथ कुछ स्पेशल टाइप की नाइंसाफी कर रहा है। जैसे समझ लीजिए, कोई व्यक्ति है, किसी दूसरे की चेकबुक का चेक लेकर पहुंच गया चेक क्लियर करवाने, या किसी दूसरे इंसान का एटीएम कार्ड लेने पहुंच गया, या फिर पिन लेने पहुंच गया, या फिर पासबुक में एंट्री कराने पहुंच गया। बहुत कुछ कंडीशन हो सकती है। तो हो सकता है बैंक उनको साफ मना कर दें, या फिर बोले कि आप अपना आईडी कार्ड दिखाइए, या फिर बताइए कि जिसका आप ये एटीएम कार्ड लेने आए हैं या जिसका आप ये चेक क्लियर कराने आए हैं उसके साथ आपका क्या रिश्ता है। या फिर हो सकता है साफ मना कर दे कि जिसके नाम का आईडी कार्ड है, जिसके नाम का चेकबुक है, या फिर जिसके नाम का एटीएम है या पिन है, उसको खुद आके कलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये सोचते हैं कि बैंक उनके साथ कुछ स्पेशल नाइंसाफी कर रहा है और वहां पर बहसबाजी चालू हो जाती है और फिर लोग बैंक से बाहर निकलते हैं और इंटरनेट पे सर्च करते हैं और फिर सोचते हैं कि मैं अब आरबीआई को अपनी कंप्लेंट भेज दूंगा। तो देखिए, इस टाइप के लोगों की जो शिकायत है वो हर जगह से रिजेक्ट ही होती है, मतलब खारिज ही होती है। तो देखिए, आप जब रिजर्व बैंक को अपनी शिकायत भेज रहे हैं तो ये बात का ध्यान रखिए कि आपकी शिकायत सच में एक शिकायत होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बैंक के रूल्स नहीं मान रहे हैं और सोच रहे हैं कि चलो आज कुछ तूफानी करते हैं। तो फिर उस केस में तो रिजर्व बैंक आपकी कंप्लेंट रिजेक्ट कर देगा और कोई काम नहीं रहेगा, मतलब आपका भी समय बर्बाद होगा, सामने वाला रिजर्व बैंक का भी समय बर्बाद होगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप कभी भी बैंक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाते हैं तो वो सच में शिकायत होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि रिजर्व बैंक बोलता है कि जिस दिन आप अपने बैंक को संपर्क करते हैं उसके 1 महीने बाद ही उसको शिकायत भेजें। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो लोकपाल डिपार्टमेंट है, बैंकिंग लोकपाल या फिर बैंकिंग ओम्बुड्समैन डिपार्टमेंट है, उसको अपने बैंक को संपर्क करने के 1 महीने बाद ही शिकायत भेजें। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में कि आपको क्या करना है इन 1 महीनों में। रिजर्व बैंक को शिकायत भेजने से पहले जो 1 महीने का टाइम है उसमें आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा और फिर अपन आगे बढ़ते हैं कि आपको रिजर्व बैंक के पास कैसे शिकायत भेजनी है। तो देखिए, जो भी आपकी समस्या है, कुछ भी समस्या हो बैंक से, तो आप सबसे पहले बैंक में जो भी आपकी समस्या से रिलेटेड कर्मचारी है उससे मिलिए जाके। जैसे समझ लीजिए आपकी फिक्स डिपॉजिट से रिलेटेड समस्या है, तो देखिए फिक्स डिपॉजिट का हर बैंक में एक अलग से इंसान बैठा रहता है जो सिर्फ फिक्स डिपॉजिट की जितनी भी कंप्लेंट्स है या क्वेरीज हैं वो हैंडल कर। तो आप उसके पास जाइए, उससे पूछिए कि भैया ये मेरी परेशानी है, क्या करना है। तो हो सकता है वो आपकी जो समस्या है उसी समय सॉल्व कर दे अपने कंप्यूटर के माध्यम से, या फिर हो सकता है 2-3 घंटे बाद ले, या फिर अगर आपकी समस्या कुछ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड टाइप की है तो हो सकता है वो बोले कि आप 2-3 दिन बाद आइएगा, आपकी समस्या सॉल्व कर दी जाएगी। तो समझ लीजिए आप 2-3 दिन बाद जाते हैं और आपकी वैसी की वैसी ही रहती है। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि अब आप उस कर्मचारी के पास मत जाइए, उससे कोई बात ही मत कीजिए, उसके पास जाने का कोई मतलब नहीं है। अब आप सीधे अपने बैंक के ब्रांच मैनेजर से मिलिए। तो देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर बता दे रहा हूं कि बैंक का जो ब्रांच मैनेजर है उससे मिलने से आपको कोई नहीं रोक सकता। कई बार क्या होता है, बैंक मैनेजर के
गेट के बाहर, मतलब या फिर जो उसका कैबिन रहता है उसके बाहर एक गार्ड रहता है, तो हो सकता है वो आपको मना करे अंदर जाने से। पर देखिए, अगर आप किसी पर्टिकुलर बैंक के कस्टमर हैं, या फिर समझ लीजिए आप उस बैंक के प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है, मतलब आप कस्टमर होने वाले हैं, और अगर आप ब्रांच मैनेजर से मिलना चाहते हैं, तो ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि आपको कोई रोके। तो आप जाइए, बेझिझक होके मिलिए, क्योंकि इसके पहले भी मेरा जब भी काम नहीं हुआ है तो मैं डायरेक्ट ब्रांच मैनेजर से जाके मिला हूं। तो देखिए, ब्रांच मैनेजर से मिलने से पहले मैं आपको एक बात बहुत जरूरी बताना चाहूंगा कि आप एक आवेदन बनाइए, और उस आवेदन बनाने के बाद उसकी फोटोकॉपी कराइए। अब जो आपका ओरिजिनल आवेदन है वो आप ब्रांच मैनेजर को दे दीजिए, और जो फोटोकॉपी है उस आवेदन की, उसमें आप ब्रांच मैनेजर को बोलिए कि इस टाइप की सील लगा दे, अपना साइन कर दे और डेट लिख दे। इससे यह होगा कि आपको अपनी शिकायत की रिसीविंग कॉपी मिल गई है। अब आपके पास मतलब एक प्रमाण हो गया है कि आपने अपनी शिकायत बैंक के पास भेजी थी। तो देखिए, यहां पर लिखा है सील साइन एंड डेट ऑफ ब्रांच मैनेजर ऑफ बैंक ऑफ इंडिया, ये आपको दिख रहा होगा। तो देखिए, आपका कोई भी बैंक हो, हर बैंक का जो ब्रांच मैनेजर रहता है वो आपकी आवेदन की एक रिसीविंग कॉपी जरूर देगा, और अगर नहीं भी दे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसके पास आवेदन जमा कर दीजिए, भले ही आपको रिसीविंग कॉपी मिले या ना मिले। और मैं यही बोलूंगा कि आप थोड़ा कोशिश कीजिए कि आपको रिसीविंग कॉपी मिल जाए, इस टाइप की सील लगी हुई, साइन और डेट लिखी हुई, तो बहुत ही अच्छा है। तो देखिए, अब क्या होगा, आप ब्रांच मैनेजर से बात कीजिए कि भैया मेरी इस शिकायत को ठीक सॉल्व होने में कितना टाइम लगेगा। तो हो सकता है वो बोले कि 7 दिन लगे, तो आप देखिए 7 दिन का समय दीजिए ब्रांच मैनेजर को, क्योंकि अब आपने उसके पास अपनी आवेदन दे दिया। अब आप 7 दिन बाद, समझ लीजिए आप फिर से ब्रांच जाते हैं, या फिर समझ लीजिए कि आप घर से चेक करते हैं, या फिर किसी और माध्यम से चेक कर सकते हैं, बहुत सारी कंडीशन हो सकती है। तो जैसे भी चेक करते हैं, और अगर आपको लगता है कि 7 दिन बाद भी आपकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं हुई है, तो अब आपको बैंक के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, और ना ही आपको किसी कर्मचारी से अब मिलने की जरूरत है या बात करने की जरूरत है। अब मैं आपको जो स्टेप बताऊंगा दूसरा, उसको आप फॉलो कीजिए, क्योंकि यही लोगों को मालूम नहीं है, और उन लोग ऑल टाइम बैंक के चक्कर काटते काटते कई महीने बीत जाते हैं या कई दिन बीत जाते हैं अननेसेसरली। तो देखिए, मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि अब स्टेप नंबर 2 क्या होती है। तो देखिए, स्टेप नंबर 2 ये है कि अब आपको अपने बैंक के नोडल ऑफिसर को संपर्क करना है। तो देखिए, मैं यहां पर लिखता हूं गूगल में जाके नोडल ऑफिसर पंजाब नेशनल बैंक, समझ लीजिए आपका अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक है। तो देखिए, जो पहली लिंक है पंजाब नेशनल बैंक की, ये आपको उनके नोडल ऑफिसर की लिस्ट दिखा देगी। तो देखिए, ये साइट लोड होगी पंजाब नेशनल बैंक की। और देखिए, मैं यहां पर आपको फिर से एक चीज दिखाना चाहूंगा, जैसा कि मैंने इस वीडियो में पहले बताया था। कस्टमर्स आर रिक्वेस्टेड टू अप्रोच द ब्रांच मैनेजर इन केस ऑफ एनी ग्रीवेंसेस। इफ नॉट सेटिस्फाइड, दे में एस्केलेट द इशू टू दीज ऑफिसर्स। ये देखिए, 3 ऑफिसर दिए हुए हैं। तो देखिए, यहां पर भी लिखा है कि आपकी कोई भी समस्या है तो आप ब्रांच मैनेजर के पास बेझिझक होके जा सकते हैं। ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि कोई आपको रोक दे कि आप ब्रांच मैनेजर से नहीं मिल सकते। आपको लड़ना नहीं है ब्रांच मैनेजर से जाके, अच्छे से बात करनी है। बोलने का मतलब ये है, क्योंकि कई लोग वही रहता है कि अंदर जाके लड़ने झगड़ने लग जाते हैं और उनको निकाल दिया जाता है बाहर बैंक के। तो ऐसा नहीं करना है, आराम से बात कीजिए, और मैं जो आपको बता रहा हूँ उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, आपका काम जरूर होगा। तो देखिए, यहां पर पंजाब नेशनल बैंक अपने नोडल ऑफिसर को चीफ होस्ट लिस्ट कहता है, या फिर सर्कल हेड लिस्ट कहता है। उसके बाद इन लोग ने लेवल 2 डिपार्टमेंट भी रखा है अपना, जोनल मैनेजर। ये देखिए, जोनल मैनेजर मतलब ये जो सर्कल हेड लिस्ट और चीफ होस्ट लिस्ट से बड़ा जोनल मैनेजर है। और उसके बाद एक और है लेवल 3। तो देखिए, उसी प्रकार से मैं आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का दिखाना चाहूंगा। बैंक ऑफ बड़ौदा नोडल ऑफिसर। तो देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा नोडल ऑफिसर की, ये देखिए पहले ही रिजल्ट में दिखा रहा है डिटेल्स ऑफ नोडल ऑफिसर्स ऑफ अवर बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो देखिए,
ये सिटी का नाम है, ये उसके नोडल ऑफिसर की जानकारी है बैंक ऑफ बड़ौदा के। और ये जो सिटीज हैं ये कौन कौन से स्टेट की या यूनियन टेरिटरी की या डिस्ट्रिक्ट की कंप्लेंट हैंडल करते हैं उसके बारे में यहां पर लिखा है। आप फिलहाल तो ये नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑफिस ऑफ बैंकिंग ओम्बुड्समैन इसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा। आप सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए, इस पे ध्यान दीजिए और इस पे ध्यान दीजिए। ये 3 कॉलम पे आप ध्यान दीजिए, इस पे आप ध्यान मत दीजिए। देखिए, जैसे समझ लीजिए कि आप हिमाचल प्रदेश, पंजाब, यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ एंड पंचकुला, यमुनानगर एंड अंबाला डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा में रहते हैं, समझ लीजिए। तो आपको चंडीगढ़ नोडल ऑफिसर को कांटेक्ट करना है बैंक ऑफ बड़ौदा के, जिसकी डिटेल्स यहां दी हुई है। अब जैसे समझ लीजिए कि आप मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, या फिर आपका जो बैंक ब्रांच है वो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, जिसके खिलाफ आपको शिकायत देनी है, तो आप भोपाल ब्रांच पे संपर्क कीजिए। और भोपाल ब्रांच की जो संपर्क करने का जो भी मतलब पता वगैरह है वो इस कॉलम में दिया हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे इनका एड्रेस दिया हुआ है, ईमेल दिया है और फोन दिया है, फोन नंबर। तो देखिए, मैं अभी आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का दिखा रहा हूं। आपका जो भी बैंक होगा, हो सकता है आपका सेंट्रल बैंक हो, या फिर हो सकता है आपका, जैसे मैं दिखाया था, पंजाब नेशनल बैंक हो। तो यहाँ पर सर्कल हेड लिस्ट पे अपन क्लिक करके देख लेते हैं। देखिए, वहां पर भी ऐसी डिटेल्स दिखाएंगे। ये देखिए, आगरा सर्कल का ये ऑफिसर है, सर्कल हेड है। फिर अमृतसर का ये है, भोपाल का ये है। तो मतलब हर बैंक का, जो भी आपका बैंक है, तो गूगल पे आप जाके लिखिए बैंक का नाम, उसके नोडल ऑफिसर। तो जो गूगल आपको रिजल्ट दिखाएगा उनमें से आपको अपनी शिकायत भेजना है। तो अभी तो मैं फिलहाल यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा का आपको दिखाना चाहूंगा। तो देखे, जैसे समझ लीजिए आप मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है, तो आप इनको लेटर भेजिए या फिर आप ईमेल करिए। इनको फोन करने का मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप इनको फोन भी करेंगे तो हो सकता है उन लोग बोले कि आप उनको लेटर भेजिए या ईमेल करिए, तभी वो आपकी शिकायत पे काम करेंगे। तो देखिए, आप जब इनको लेटर भेजते हैं या फिर आप ईमेल करते हैं, तो आप एक खाली पन्ना लीजिए और क्लियर तरीके से लिखिए उसमें आपकी जो भी शिकायत है। उसके बाद ये जो रिसीविंग कॉपी आपको मिली थी बैंक से, उसको आप फोटोकॉपी करा लीजिए और इनके ये एड्रेस पे भेज दीजिए। अब जैसे समझ लीजिए कि आप ईमेल करते हैं, तो इस रिसीविंग कॉपी की आपको स्कैन कॉपी पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके या इमेज फॉर्मेट में कन्वर्ट करके इस ईमेल एड्रेस पे भेजनी पड़ेगी। तो देखिए, एक बार जब आपका इनके पास ईमेल चले जाता है, मतलब नोडल ऑफिसर के पास ईमेल चले जाता है, तो ये होता है कि इन लोग उस दिन के अंदर 7 से 10 दिन के अंदर आपकी पूरी जो शिकायत है उसको सॉल्व कर देते हैं। बहुत हाई चांसेस है कि इन लोग के पास अगर एक बार आपकी शिकायत पहुंच गई तो लोग सॉल्व कर देंगे और आपकी परेशानी मतलब बिल्कुल खत्म कर देंगे, या फिर आपको फोन करके बोल देंगे कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, और इसके ऊपर आपको जाने की जरूरत नहीं होगी, यानी कि बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। पर फिर भी समझ लीजिए कि आपकी मदद नोडल ऑफिसर भी नहीं कर पाता है, मतलब किसी पर्टिकुलर बैंक का नोडल ऑफिसर भी नहीं कर पाता है। तो उस केस में आप अब बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर आपका जो भी बैंक है, जैसे समझ लीजिए पंजाब नेशनल बैंक या फिर सेंट्रल बैंक, इनके खिलाफ अब आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बैंकिंग लोकपाल को संपर्क कर सकते हैं। उसके पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है अपना, उसके ओम्बुड्समैन के अंदर प्राइवेट बैंक्स भी आते हैं। तो देखिए, ये प्राइवेट बैंक का मेरे पास रिसीविंग कॉपी दी हुई है।
तो ये जो प्राइवेट बैंक होते हैं बहुत टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज करते हैं, कंप्यूटर बहुत अपडेट करके चलाते हैं ये वो दुनिया भर का। तो इन लोग क्या होता है, आपकी कंप्लेंट कंप्यूटर पे रजिस्टर करते हैं। कंप्यूटर पे रजिस्टर जब करते हैं तो उनके कंप्यूटर की स्क्रीन पे एक रेफरेंस नंबर जनरेट होता है। तो ये जो रेफरेंस नंबर है, इन लोग आपको एक ऐसा कागज दे देंगे, रेफरेंस नंबर के आगे जो कंप्यूटर में जनरेट हुआ है नंबर उसको लिख के दे देंगे और ऐसा सील लगा के दे देंगे। तो अगर आप समझ लीजिए किसी प्राइवेट बैंक के खिलाफ भी रिजर्व बैंक को अपनी शिकायत भेजना चाहते हैं तो पॉसिबल है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्राइवेट और गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर के जो भी बैंक है सबको कवर करके चलता है। तो देखिए रिजर्व बैंक के पास शिकायत भेजने का बहुत सिंपल तरीका है। आप गूगल पे जाइए, आरबीआई ओम्बुड्समैन लिखिए, तो जो पहला रिजल्ट होगा बैंकिंग ओम्बुड्समैन आरबीआई उस पर क्लिक कीजिए। अगला जो पेज है उसमें देखिए यहां पर लिखा है एड्रेसेस ऑफ बैंकिंग ओम्बुड्समैन, इस पर क्लिक कीजिए। अब एक पूरी एक लिस्ट लोड हो जाएगी आपके स्क्रीन पे। तो देखिए जैसे समझ लीजिए आप तमिलनाडु यूनियन टेरिटरीज ऑफ पुदुचेरी एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स यहाँ के रहने वाले हैं या फिर यहाँ पर आपका बैंक है, तो आपको चेन्नई आरबीआई ऑफिस के पास अपनी शिकायत भेजनी है। अगर जैसे समझ लीजिए आप मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है तो आप भोपाल आरबीआई ऑफिस के पास भेजिए अपनी शिकायत। देखिए जो भी जहां पर भी आप रह रहे हैं ध्यान से एरिया ऑफ ऑपरेशन के नीचे अपनी जो मतलब जहां पर भी आपका बैंक है या जहां पर भी आप रह रहे हैं उसको पढ़िए कि कहां पर है, और उसके सामने वाले जो रिजर्व बैंक का ऑफिस है उसके पास कंप्लेंट भेजिए। आप जैसे समझ लीजिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं और आप अहमदाबाद में कंप्लेंट रजिस्टर करा रहे हैं, तो देखिए हो सकता है आपकी कंप्लेंट रिजेक्ट हो जाए। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको उसी आरबीआई के ऑफिस में संपर्क करना है जहां पर आप रह रहे हैं या फिर जहां पर आपका बैंक अकाउंट है। तो देखिए जैसे समझ लीजिए आप मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में रहने वाले हैं पर आपका बैंक अकाउंट समझ लीजिए गुजरात में, तो आप फिर अहमदाबाद को कांटेक्ट कीजिए। पर आपका पूरा लेना देना मध्य प्रदेश के भोपाल से और अहमदाबाद को कांटेक्ट कर रहा है तो फिर आपकी कंप्लेंट हो सकता है रिजेक्ट हो जाए। तो मैं ये बोलूंगा ध्यान से एरिया ऑफ ऑपरेशन पढ़िए और उसके हिसाब से उसके सामने जो आरबीआई की लिस्ट है ये देखिए यहाँ पर उसको भेजिए। तो देखिए आरबीआई को कांटेक्ट करने का बहुत ही आसान तरीका है। देखिए हर सेंटर के आगे जैसे समझ लीजिए मैं भोपाल ले लेता हूं, ये पूरा एक एड्रेस दिया हुआ है, साथ साथ में ईमेल दिया हुआ है और यहां पर क्लिक हियर टू लॉन्च कंप्लेंट लिखा है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक अलग से फॉर्म खुलेगा आपके ब्राउजर पे और आप उसको आराम से पढ़िए, धीरे धीरे समझिए और अपनी शिकायत ओम्बुड्समैन को भेज दीजिए। और देखिए यहाँ पर इनके टेलीफोन नंबर और फैक्स भी दिया है, पर मैं आपको ये बोलूंगा कि आप इनको अगर फोन के थ्रू कांटेक्ट करते हैं तो हो सकता है उन लोग यही बोले आपको कि आपकी जो भी शिकायत है वो आप उनको पोस्ट पे लिख के भेज दें या फिर आप उनको ईमेल कर दें। तो देखिए जैसे समझ लीजिए आप भोपाल आरबीआई को कांटेक्ट करते हैं तो आप एक चिट्ठी लीजिए, मतलब एक प्लेन पेपर लीजिए, अपनी पूरी शिकायत लिखिए उसमें, उसके साथ आप इस रिसीविंग कॉपी की फोटोकॉपी कराइए, उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो आपने चिट्ठी बनाई है उसके अंदर डालिए। साथ साथ में आपने अगर अपने बैंक को, जैसे तो मैं अभी ये तो बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्जांपल दिखा रहा हूँ, जो भी बैंक है आपका, अगर आपने उसके नोडल ऑफिसर को कांटेक्ट किया ईमेल या पत्र के माध्यम से तो उसकी फोटोकॉपी या प्रिंट आउट आप रिजर्व बैंक को जो अब भेजने वाले हैं अपना पूरा पैकेट उसके अंदर इसको भी रखिए और आप भेज दीजिए। इनकेस अगर आप ईमेल करते हैं उन लोगों को तो देखिए यहाँ पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, ईमेल एड्रेस में आप अपनी ईमेल अच्छे से टाइप कीजिए जो भी आपकी समस्या है। उसके बाद ये रिसीविंग कॉपी ये हो गई जैसे सरकारी बैंक की या फिर प्राइवेट बैंक की जो भी है, साथ साथ में ये जो आपने ईमेल किया था नोडल ऑफिसर को उसकी ईमेल या फिर लेटर का स्कैन्ड कॉपी या फिर पीडीएफ फाइल आप रिजर्व बैंक को भेजिए इस ईमेल एड्रेस पे या जो भी आपका रिजर्व बैंक का ऑफिस है जिसको भी भेजना है। और
जब आपने ये सब कर लिया है तो कुछ दिन बाद रिजर्व बैंक अगर आपकी कंप्लेंट को एक्सेप्ट कर लेता है तो आपको वो एक कंप्लेंट रेफरेंस नंबर या कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन नंबर देगा। तो देखिए, जो कंप्लेंट रेफरेंस नंबर या कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन नंबर एक बार आपको जब मिल जाता है तो इसका मतलब ये है कि रिजर्व बैंक अब आपके और बैंक के बीच में मीडिएटर का काम कर रहा है। और मैं आपको 99% गारंटी दे सकता हूं कि एक बार रिजर्व बैंक ने आपकी कंप्लेंट एक्सेप्ट कर ली और अगर वो उस पर प्रोसेसिंग चालू कर दिया है तो देखिए, जो भी बैंक को गाइडलाइंस रिजर्व बैंक ने दिया है उसके अनुसार आरबीआई आपकी पूरी मदद करेगा। मैं आपको 99% गारंटी दे सकता हूं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पर जैसे समझ लीजिए कि इनकेस उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि आप आरबीआई के दिए हुए सॉल्यूशन से संतुष्ट नहीं है तो उस केस में अब आप कोर्ट जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।